किशोरी अपनी बेटी मोनी के साथ रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी, लेकिन कोई उसे पैसे दे देता था तो कोई धमकाकर भगा देता था, लेकिन वो दोनों अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। मोनी एक लड़के से, भैया भैया कुछ पैसे दे दो ना। चल अलग हटा। भैया सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दो ना। न जाने कहाँ से आ जाते हैं। भैया 1-2 रुपए ही दे दो। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप हैं कि पैदा करके छोड़ देते हैं बस। जब पालने ही नहीं है तो पैदा ही क्यों करते हैं। किशोरी किसी और से भीख मांग रही थी। उसके कानों में भी ये आवाज पहुंची। किशोरी को बहुत दुख हुआ और उसे अपना अतीत याद आ गया। वो वहीं खड़ी रही और सोच में पड़ गई। एक गांव में मोनी अपनी माँ किशोरी के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद किशोरी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। गांव के लोग उससे काम नहीं कराते थे। एक दिन किशोरी एक बड़े आदमी से काम मांगने गई। साहब मुझे कोई काम दे दो। अभी तो हमारे पास कोई काम नहीं है। साहब मेरी एक बच्ची भी है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो भूखी मर जाएगी। साहब कुछ तो दया करो। अभी टाइम नहीं है, जाओ। साहब रख लो ना। बाद में आना। अपनी हालत देख कितनी गंदी है। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता हूँ। खेतों में काम अभी नहीं है, जा बाद में आना। ठीक है साहब। किशोरी वहाँ से आ गई और एक दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला बाहर निकल कर आई। मुझे कुछ काम चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी हालत देखो, ऐसे गंदे लोगों को तो मैं अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने दूं। फिर मैं घर कैसे बुला सकती हूँ। जाओ यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। वो बेबस किशोरी घर चली गई और अपनी बेटी को लेकर भगवान के पास दर्शन करने मंदिर गई। वहाँ दरवाजे पर ही गंदी किशोरी को देखकर लोग नाक मुंह बनाने लगे। न जाने इतने गंदे लोग कहाँ से आ जाते हैं। अरे भीख ही तो मांगनी है, बाहर बैठकर भी मांग सकते हैं, लेकिन नहीं, अंदर ही घुसना है, अंदर। हाँ। अरे तुम्हें नहीं पता, ये चोर भी होते हैं। चैन वगैरह भीड़ से छीन कर भाग जाते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। किशोरी और उसकी बेटी मोनी के मन पर इन कड़वे शब्दों का गहरा असर पड़ा। वो दोनों कई दिन से भूखी थी तो थक कर वहीं बैठ गई। वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें पैसे और खाना देने लगे। माँ बहुत तेज भूख लगी है और भगवान जी ने खाना भी भिजवाया है। हाँ अब तो यही जीवन है और अब ऐसे ही पेट पालना पड़ेगा। किशोरी और मोनी खाना खाना शुरू कर देती है। उनका पेट भर जाता है और अब से वो भीख मांगना शुरू कर देती है। हमें अब कोई काम नहीं देगा, इसलिए अब से यही काम करेंगे। ठीक है माँ, मैंने कभी भिखारी बनना नहीं चाहा था, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। कोई बात नहीं माँ, यहाँ से चलते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। जैसे ही रेल आने लगी, लोग उसकी तरफ भागने लगे। धक्का मुक्की में किशोरी पटरी पर गिर गई। ये देखकर मोनी की चीख निकल गई। रेल रुक गई। उपस्थित पुलिस ऑफिसर आ गए और फिर उन्होंने किशोरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसमें किशोरी का एक पैर कट गया। माँ आप चिंता मत करो, हम अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं तो तुझ नन्ही सी जान पर बोझ बन गई हूँ। मैंने तुझे कभी खुशियाँ तो दी ही नहीं, लेकिन मैंने तुझे मेरी जिम्मेदारी दे दी। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझ पर बोझ बन गई। माँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या? माँ मैं कुछ चीजें प्लेटफॉर्म पर बेच आया करूँगी। हाँ हम कभी भीख नहीं मांगेंगे। माँ लेकिन मैं बेचकर क्या आया करूँगी। मैंने 300-400 रुपए बचाए हैं, तू उनका सामान ले आ, मैं फिर तुझे बर्गर बनाकर दे दूंगी, तू बेच आना। हाँ माँ ये ठीक है, ये 100 रुपए और ले जा, इसका एक फ्रॉक ले आना। मोनी पैसे लेकर चली गई और अपने लिए एक नया फ्रॉक और साथ ही सामान ले आई। माँ मैं सामान ले आई हूँ। ठीक है, जब तक तू नहाकर नया फ्रॉक पहन ले, मैं बर्गर बना देती हूँ। मोनी नहाने चली गई और किशोरी ने बर्गर बनाकर एक छोटी सी टोकरी में रख दिए। मोनी नए कपड़े पहनकर उसे प्लेटफॉर्म पर बेचने चली गई। बर्गर स्वादिष्ट और सस्ते थे। बेटा बर्गर कैसे दिए हैं? 2 रुपए का एक है। लाओ बेटा, मुझे 10 रुपए के बर्गर दे दो। मोनी उसको बर्गर कागज में चटनी के साथ रखकर दे देती है। उसके कम उम्र, स्वादिष्ट और सस्ते बर्गर की वजह से सभी ने उसे सराहा और कुछ ही देर में उसके सारे बर्गर बिक गए और वो वापस घर गई। माँ देखो, आज मुझे इतने पैसे मिले। मोनी ये तो अच्छी कमाई हो गई।
हाँ माँ, और आज किसी ने मुझे धमकाया भी नहीं। आज काम करके मुझे सच में खुशी हो रही है। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब से हम यही काम करेंगे। हाँ माँ, आपके हाथ के बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट है, प्लेटफॉर्म पर खाने वाले लोग बोल रहे थे। लेकिन जल्द ही मोनी के छोटे से काम पर सरजीत नाम के आदमी की नजर पड़ गई, जो प्लेटफॉर्म पर ही चाय और समोसे बेचता था। मैं यहाँ दिन भर बैठता हूँ, लेकिन इतना मुनाफा नहीं मिल रहा है। और ये लड़की आती है और बहुत सारे पैसे कमा कर चली जाती है। इसका कुछ तो करना ही होगा। सरजीत एक योजना बनाता है, तभी वहाँ उसका एक दोस्त रघु आया। क्या हुआ सरजीत, किस सोच में पड़े हो? तुम सही समय पर आए हो। इस समय मेरी तुम ही मदद कर सकते हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ भला? ये बात नहीं है रघु, मेरी आंखों में कुछ और ही खटक रहा है। आंखों में कुछ खटक रहा है तो मुंह धो लो। अब हम तुम्हारे फेस वॉश लाएं क्या? नहीं रघु, स्टेशन पर वो छोटी लड़की आती है और उसकी वजह से मेरा सारा काम रुका हुआ है। अगर उसकी वजह से काम रुका हुआ है तो हम उसको यहाँ आने से ही रोक देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? वो छोटी सी लड़की है, बोलने से ही डर जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से अब उस बर्गर वाले को यहाँ से गायब कर, ताकि अपने चाय समोसे का काम चल सके। उसको तो मैं 5 मिनट में अभी भगा कर आता हूँ। मोनी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी, तभी वहाँ रघु भी पहुँच गया। ये छोटी लड़की, अंकल आपको भी बर्गर चाहिए? मुझे तेरे गंदे बर्गर नहीं चाहिए, और कल से इस प्लेटफॉर्म पर दिख मत जाना। लेकिन ऐसा क्यों अंकल? क्योंकि वो सामने चाय समोसे की दुकान मेरी ही है और तेरी वजह से बहुत नुकसान होता है। ये बात प्लेटफॉर्म पर बैठा एक बुजुर्ग भी सुन रहा था। वो उठकर आया। छोटी बच्ची, मेरी भी यहाँ पहले एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन मैं उम्र के कारणों से चला नहीं पा रहा हूँ। तुम उस दुकान में बैठकर बर्गर बेचो और प्लेटफॉर्म रघु और उसके दोस्त सरजीत के लिए ही छोड़ दो। तभी वहाँ सरजीत भी आ गया, लेकिन उस बुजुर्ग की बातें सुनकर वो घबरा गया, क्योंकि जिस दुकान में सरजीत रहता था वो बुजुर्ग आदमी की ही थी। सरजीत हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने उन दोनों की नहीं सुनी और छोटी बच्ची की ईमानदारी, साहस को देखकर अपनी दुकान उसे सौंप दी। उस दिन से किशोरी बर्गर बनाने लगी और मोनी दुकान में बैठकर आराम से बर्गर बेचने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। सरिता एक गरीब कुम्हार थी। वो और उसके पति गगन दिन रात मेहनत करके कमाते और अपनी बेटी किरण को पालते थे। किरण अक्सर पड़ोसी की बच्ची भारती के साथ खेलती थी। एक दिन खेलते हुए किरण की चप्पल टूट गई, जिसे देख भारती और साथ वाली सहेलियों ने किरण का बहुत मजाक बनाया। इस बेचारी के पास तो एक जोड़ी जूते भी नहीं है। अरे भारती बिटिया, तू घर से वो फटे हुए जूते लाकर किरण को दे दे। इसके माँ बाबा तो इसे जूते नहीं देंगे। सभी किरण की गरीबी का मजाक बनाते हैं। किरण रोती हुई टूटी चप्पल हाथ में लेकर घर आ जाती है और चप्पलों को फेंक देती है। माँ, बाबा, मुझे नए जूते चाहिए। किरण बिटिया, मैं चप्पलों को अभी ठीक कर देता हूँ, तू रो मत। नहीं, मुझे जूते चाहिए। क्या आप दोनों मुझे एक जोड़ी जूते नहीं दिला सकते? किरण, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने हम पक्का जूते ला देंगे। नहीं, मुझे अभी जूते चाहिए। और किरण रोती हुई वहाँ से चली जाती है। किरण के माँ बाबा ये देख बहुत उदास होते हैं। तभी सरिता को एक आइडिया आता है और वो अपने पति के साथ मिलकर किरण के लिए मिट्टी के जूते बनाते हैं और गगन ने उसे रंग करके एकदम असली जूते जैसा बना दिया। कल हम किरण को ये जूते दे देंगे। और अगले दिन दोनों किरण को मिट्टी के जूते दे देते हैं। पर बिटिया, इन्हें अभी मत पहनना, अपने जन्मदिन पर पहनना। किरण जूते पाकर बहुत खुश होती है, पर वो अपने माँ बाबा की बात माने बिना ही चुपचाप उन जूतों को भारती को दिखाने ले जाती है। देख भारती, मेरे नए जूते मेरे माँ बाबा ने लाकर दिए। तेरे पास तो पुराने जूते हैं। भारती ये सुनकर चिढ़ती है और किरण से जूते छीनकर नीचे कीचड़ में फेंक देती है। कीचड़ में गिरते ही जूते गलने लगते हैं और ये देख सब लड़कियां किरण का मजाक बनाते हैं
अरे अरे देखो, किरण को तो मिट्टी के जूते मिले हैं। हा 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 हा। और किरण रोती हुई वहाँ से दूर भाग जाती है और तभी उसकी नजर कचड़े में पड़े एक जोड़ी जूते पर पड़ती है। किरण उन्हें देखती है कि वो लगभग नए ही थे। अरे ये जूते किसने फेंक दिए? पहन कर देखती हूँ। और जूते किरण के पाँव में फिट हो जाते हैं। किरण बिना किसी को बताए वो जूता उठाकर घर ले आती है। किरण बहुत खुश थी। अगले दिन गांव में रेस की घोषणा होती है और किरण भी उसमें भाग लेने की सोचती है। सरिता और गगन भी किरण के साथ रेस के मैदान पर आ जाते हैं। तभी भारती अपने महंगे जूते किरण को दिखाने के लिए लाती है। देख किरण, मेड इन जापान। पर तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, टूटी चप्पल में रेस करेगी? चल बेटा, गरीबों के मुंह नहीं लगते हैं। किरण के माँ बाबा कुछ नहीं बोलते और किरण डिब्बे में से अपने पुराने जूते निकाल कर पहन लेती है और रेस कोर्ट में सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी घोषणा होती है। इस रेस को जीतने वाले बच्चे को इनाम में मिलेंगे एक जोड़ी सोने के जूते। ये सुनते ही किरण को जोश आता है। अगर मैं ये रेस जीत लूंगी तो उन जूतों से माँ बाबा को बहुत मदद मिल सकेगी। तभी भारती किरण को हराने की चाल चलती है और वो किरण की रेस लाइन पर कीले गिरा देती है। अब आएगा मजा। किरण जूतों की लेस बांधने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। खतरा है किरण, वहाँ खतरा है। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा जूता बोल रहा हूँ। तुम इस जगह मत दौड़ो, यहाँ उस भारती ने कीले बिछाई हुई हैं। और किरण वैसा ही करती है और अपनी जगह बदल लेती है। ये देख भारती अधिक चौंक जाती है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी? वैसे भी मेरे जूते के आगे तो किरण के ये पुराने जूते कुछ भी नहीं है। और रेस शुरू होती है। किरण धीरे धीरे भागने लगती है और भारती झट से आगे निकल जाती है। तभी किरण के जूते रॉकेट की तरह तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते किरण भारती से आगे निकल जाती है और पहला राउंड किरण जीत जाती है। ये देख भारती और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। भारती अपनी माँ के साथ मिलकर अगले राउंड से पहले किरण के जूतों में खुजली वाला पाउडर डाल देती है। किरण जैसे ही जूते पहनने लगती है तभी जूता बोलता है। रुको किरण, पहले मुझे पानी से साफ कर लो। भारती की माँ ने इसमें खुजली की दवाई डाली है। किरण ऐसा ही करती है और दूसरे राउंड में भी किरण की जादुई जूते उसे जिता देते हैं। माँ, अब आखिरी राउंड बचा है, हमें कुछ भी करके इससे जीतना ही होगा। पर हर बार किरण बच कैसे जाती है और वो दोनों छिपकर किरण की बात सुनते हैं। थैंक यू मेरे जादुई जूते, आज तुम ना होते तो मैं रेस में इतने आगे कभी नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो ये बात है, किरण अपने जादुई जूते की वजह से जीत रही है। और तीसरे राउंड से पहले भारती और उसकी माँ किरण के जादुई जूते चुरा लेते हैं और भारती उन्हें पहन लेती है। किरण अपने जूते ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलते। तभी वो भारती के पाँव में अपने जूते देखकर उदास होती है। अब मैं रेस कैसे जीतूंगी? मेरे जादुई जूते तो भारती के पास है। पर किरण की नजर उसकी माँ बाबा की ओर पड़ती है और वो हिम्मत रखते हुए भानु के जूते पहनकर रेस के मैदान में आ जाती है। तीसरा राउंड शुरू होता है। जैसे ही रेस शुरू होती है, जादुई जूता भारती के पैर में अपना कमाल दिखाने लगता है और भारती के पांव अपने आप उल्टे मुड़ जाते हैं और वो पीछे की ओर भागने लगती है और किरण आगे निकल जाती है। अरे रुको रुको, पागल जूते, पीछे नहीं आगे भागना है। रुक जा बदमाश, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। बेचारी किरण को परेशान करेगी। और भारती को गिरा देता है और किरण बिना जादुई जूतों के ही रेस जीत जाती है। भारती
भारती और भारती की माँ ये देखकर बहुत अधिक चिढ़ते हैं और भारती जूते निकालकर फेंक देती है। तभी जादुई जूते उड़कर भारती और भारती की माँ की खूब पिटाई करते हैं। ये देख किरण और उसकी माँ बाबा बहुत हंसते हैं और भारती और उसकी माँ वहाँ से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। किरण इनाम में मिले सोने के जूते अपने माँ बाबा को देती है और जादुई जूते को धन्यवाद कहती है। देखो किरण, मेरे साथ नहीं होने पर भी तुमने रेस जीत ली, क्योंकि जादू मुझ में नहीं तुम में है। और किरण खुशी खुशी घर चले जाती है। जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने से आता है। सरोज की सास चंपा उसको अधिक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सरोज करीब घर से आई थी। ये किसे ले आया तू बेटा ब्याह करके? मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक फूटी कौड़ी नहीं दी इसके बाप ने हम लोगों को। इसे घर से बाहर फेंक दे नरेश। और चंपा गुस्से से पास बैठी सरोज को लात मारती है। माँ जी, आप तो जानती है मेरे बाबा के पास कुछ भी नहीं था, पर मुझे घर से बाहर ना निकाले। माँ शांत हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको अमीर बहुरानी नहीं मिली तो क्या, मगर ये नौकरानी तो बन सकती है। सही बोल रहा है तू। और चंपा अपने घर का सारा काम सरोज से कराने लगती है। चंपा अपने घर में सरोज से दिन में 3 बार पोछा लगवाती थी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सरोज के शरीर पर बुढ़िया जैसा कुबड़ निकल आया था और वो वक्त के साथ कमजोर और बदसूरत होती चली गई। माँ जी के उठने से पहले पोछा मार लेती हूँ। सरोज पोछा मारने लगती है कि तभी दरवाजे पर नरेश एक दूसरी लड़की के साथ आता है और सरोज को लात मारता है। हट, बदसूरत कुबड़ी कहीं की, घर में घुसते ही तू ही सामने क्यों आई? वो मैं पोछा लगा रही थी। तू और तेरा ये पोछा। और नरेश गुस्से में उसकी बाल्टी और पोछा बाहर फेंक देता है और सरोज रोने लगती है। मामा देखो, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो चांद जैसी सुंदर बहू लाया है बेटा तू। लो माँ जी, ये 50,000 रुपए मेरे बाबा की ओर से हैं। देख बेटा, ये होती है बहू। धनवंती और रूपवंती दोनों ही है मेरी छोटी बहू। तो जाओ हमारे लिए खाना बनाओ। सरोज रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और तभी उसको याद आता है कि उसकी बाल्टी और पोछा नरेश ने बाहर फेंक दिया था। वो दौड़कर उसे उठाने जाती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर पोछा नहीं मिला और मैंने काम नहीं किया तो माँ जी मेरी जान ही ले लेंगी। और सरोज उदास होकर घर आ रही होती है, तभी उसे एक पुराना पेटीकोट नजर आता है। अरे वाह, क्यों ना मैं इसी पेटीकोट को पोछा बना लूं। और सरोज उसे घर उठा लाती है और वापस काम करने लगती है। अब छोटी बहू भी उस पर हुक्म जमाने लगी थी और काम करती हुई सरोज को लात मार देती थी। अगले दिन सरोज उस पेटीकोट से पोछा लगाते हुए रो रही थी कि तभी उसने देखा कि वो जहाँ जहाँ पोछा लगा रही थी वहाँ उसे सोने की गिन्नी मिल रही है। और तभी उसे फर्श पर पोछे के नीचे एक गोला नजर आया। ये क्या है? लगता है ये पोछा तो जादुई है। और सरोज जैसे ही उस गोले को छूती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और सरोज दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों ओर ढेर सारा सोना रखा था। अरे ये क्या? ये पोछा मुझे कहाँ ले आया? और सरोज कुछ सोने के सिक्के उठाकर वापस आ जाती है और वो सिक्के अपनी सास को देती है। ये कहाँ से ले आई तू? मेरे बाबा ने दिए हैं माँ जी, ताकि आप मुझे यहाँ से ना निकालें। और चंपा बहुत खुश होती है। अब सरोज रोज थोड़ा थोड़ा धन चंपा को देने लगी और चंपा सरोज को पसंद करने लगी, जो छोटी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इस भिखारी के पास इतना सोना आखिर आया कहाँ से? मुझे पता लगाना होगा। और अगले दिन सरोज पोछा लगाते हुए वापस उसी दुनिया में जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ एक परी मिलती है और परी ने सरोज के ऊपर हाथ फेर कर उसे बहुत सुंदर बना दिया। फिर सरोज वापस आ गई। अच्छा, तो ये सब इस पोछे का कमाल है। और वो सरोज का जादुई पोछा एक पुराने पेटीकोट से बदल देती है। सरोज को सुंदर और धनवान बना देख चंपा और नरेश उसे देखकर बहुत खुश हुए। छोटी बहू, आखिर ये बड़ी बहू कब तक काम करेगी? तुम भी हाथ बटाया करो इसका। अगले दिन सुनो, मैं सरोज और माँ के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊँ कुछ अच्छा बना कर रखना। छोटी बहू खुश होती है। वो तो कुबड़ी और बदसूरत थी, पर मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ।
अगर ये पोछा मुझे और सुंदर बना दे तो मैं इस सरोज को यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। और छोटी बहू पूरे घर में पोछा लगा देती है और उस जादुई गोले के जरिए अंदर जाती है। पर जैसे ही वो दूसरी दुनिया में जाती है, देखती है कि वहाँ चारों ओर कचरा और गोबर पड़ा था। तभी चंपा और नरेश भी आ जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं, उन्हें पूरे घर में गोबर की बदबू आती है। अरे ये क्या कर रखा है पागल लड़की तूने। और छोटी बहू भी वहाँ आ जाती है, जिसका पूरा शरीर गोबर से गंदा हो रखा था। उसे देख नरेश उस पर बहुत गुस्सा करता है। पहली बार एक काम के लिए कहा था तुम्हें, पर तुम तो वो भी नहीं कर पाई। सीखो कुछ मेरी सरोज से। और उसे घर से निकाल देता है। जाते हुए छोटी बहू मुंह बनाते हुए सरोज के हाथ में उसका पोछा लौटाती है। हाँ, ये ले तेरा पोछा। ये जादुई नहीं, गोबर की मशीन है, गोबर की। मुझे नहीं रहना यहाँ। सरोज ये देख बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सोने के लालच में अपने इस हीरे को नहीं पहचान पाई। और चंपा और नरेश सरोज को बहुत प्यार से रखने लगते हैं। सीख, जादू किसी चीज में नहीं बल्कि अपनी नियत में होता है। सरोज की नियत साफ थी, इसलिए उसे अंत में सब मिल गया। जादुई चश्मे वाली लड़की। अनाथ संगीता अपने मामा मामी के यहाँ रहती थी। संगीता की मामी सरला उसे दिन भर ढेर सारा काम करवाती और अपनी बेटी मंजू को आराम करवाती थी। धीरे धीरे संगीता बड़ी हो गई। संगीता वक्त के साथ रूप रंग में काली होती गई और उसके चेहरे पर दाग भी बढ़ते चले गए। और एक दिन, ए जी, इस बोझ को आप घर उठा लाए। मैंने तो इसे झेल लिया, पर अब मेरे बस की बात नहीं। तुम इसका ब्याह करा दो। और राजू सरला की बात मान संगीता के लिए लड़के देखने लगता है। लड़के वाले घर आते और संगीता का काला दाग भरा चेहरा देखकर मना कर जाते और बदले में सरला की बेटी मंजू, जो कि गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी, उससे ब्याह करने की बात कहते। सरला मंजू का रूप रंग देखकर खुश तो होती थी, मगर संगीता को उतना ही कोसती भी थी। ये कल मोही कब तक मेरी छाती पर बोझ बनी बैठी रहेगी। संगीता ये देखकर बहुत रोती थी। और फिर एक दिन, मामी जी, मेरी आंखें काम करते हुए बहुत दुखती हैं और मैं पढ़ भी नहीं पाती। मुझे अस्पताल में ले जाइए। क्यों री, तेरे बाप ने पैसों का पेड़ लगाया था जो तू मुझे कह रही है? चल हट। और संगीता को जोर से धक्का देती है और वो दरवाजे के पास जाकर गिरती है। यह देख उसकी बहन मंजू उस पर खूब हंसती है। संगीता को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर छोड़कर जंगल में चली जाती है। जाने से पहले वह खाने के लिए 2 रोटी भी रख लेती है। जा जा और कभी वापस मत आना अपनी ये गंदी शक्ल लेकर। चलते चलते उसको दिखना एकदम बंद हो जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है जिसके पास ढेर सारे चश्मे थे। चश्मे ले लो, चश्मे, छोटे बड़े चश्मे। अरे वो चश्मे वाले भैया, एक चश्मा मुझे भी दे दो ना, मुझे कम दिखाई देता है। चश्मे वाली को संगीता का दुख देखकर तरस आ जाता है और वह सब समझ जाता है। ये लो बेटा, मेरा सबसे खास चश्मा तुम्हारे लिए। अब ये सब ठीक कर देगा। पर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। और संगीता चश्मे के बदले उसे वो 2 रोटियां दे देती है। मगर ध्यान रहे बिटिया, ये चश्मा तुम्हें रोज लगाना है और धीरे धीरे ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। ये कोई मामूली चश्मा नहीं है, ये इस गरीब का चश्मा है। और वहाँ से चला जाता है। संगीता को भी लगता है कि अंधेरा होने से पहले ही उसे घर वापस लौट जाना चाहिए। संगीता चश्मा हाथ में लेकर घर लौट जाती है। आ गई नलायक, जाती भी कहाँ? तुझे तो कोई अपने यहाँ रखेगा भी नहीं। यहाँ हम पर ही बोझ बनना। चल काम कर सारा अभी। और संगीता अपनी मामी की बात सुनकर चुपचाप सारा काम करती है और सोने चली जाती है। सोने से पहले वो चश्मा अपने सर के पास रख देती है। रात में संगीता के सोने के बाद चश्मा जोर से चमकता है। सब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा मेरी नन्ही परी। अगले दिन सरला और राजू आपस में बात कर रहे थे। तुम जानती हो ना, आज साहूकार का बेटा हमारी बिटिया मंजू को देखने आ रहा है। हाँ जानती हूँ, इसलिए मैंने मंजू को पार्लर तैयार होने के लिए भेज दिया है। और जब वो लोग आएंगे
तब मैं उस संगीता को भी बाहर बुला लूंगी ताकि उसके आगे हमारी बिटिया बहुत सुंदर लगे। पास ही खिड़की में रखा चश्मा ये सब सुन रहा था। संगीता सोकर उठती है और देखती है कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। वे नहाने जाती है और तैयार होकर चश्मा पहन लेती है। मंजू को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और मंजू भी पार्लर से आ जाती है। सबको मंजू पसंद आती है। तभी सरला संगीता को बुलाती है। ए संगीता, जरा मेहमानों के लिए चाय लेकर आ। और संगीता चाय लेकर जैसे ही बाहर आती है, सरला की आंखें फटी रह जाती हैं। संगीता एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसी बन चुकी थी, जिसके लंबे काले बाल, गोरा रंग, चेहरे पर एक भी दाग नहीं और वही जादुई चश्मा पहने हुए वो मुस्कुराते हुए आती है। सरला ये देखकर चौंक जाती है और उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर मंजू पर गिर जाता है और मंजू का सारा मेकअप उतर जाता है और लड़के वाले भी चले जाते हैं। संगीता कहाँ है और तुम कौन हो? मैं ही तो हूँ संगीता मामी जी, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रही? और संगीता खुद को शीशे में देखती है तो देखती ही रह जाती है। ये इतनी सुंदर मैं हूँ? क्या ये सच है? हाँ मेरी परी, ये तुम ही हो, इतनी सुंदर, चेहरे से भी और मन से भी। रात को संगीता अपने जादुई चश्मे को शुक्रिया करते हुए सोती है तो मंजू यह चीज देख लेती है और उसे चुरा लेती है। अगले दिन राजू के पास साहूकार के बेटे का फोन आता है कि वो फिर से उसकी बेटी को देखना चाहते हैं। राजू सरला को बताता है और सरला खुश होकर सारी तैयारी कर लेती है और आज संगीता को अंदर रहने के लिए ही कहती है। लड़के वाले आते हैं और लड़की को बाहर बुलाते हैं और मंजू तैयार होकर वही चश्मा पहन लेती है और जैसे ही बाहर आती है सब उसे देखकर डर जाते हैं। मंजू एक बदसूरत चुड़ैल जैसी शक्ल की लड़की में बदल चुकी थी, जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर दाग धब्बे थे। मुझे मंजू नहीं, आपकी दूसरी बेटी संगीता बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मंजू और सरला अपने किए पर बहुत पछताते हैं और संगीता जादुई चश्मे की वजह से बड़े ही धूमधाम से शादी करके साहूकार के घर की बहू बन जाती है। देखा संगीता, जिसका मन साफ हो मेरा जादू बस उसी पर चलता है।